जैसे कि लोग अलग अलग स्पेशलिटी में जाते हैं, कोई ऑर्थोपेडिक्स में जाता है, कोई गायनिक में जाता है। आपने फैमिली मेडिसिन को ही प्रायोरिटी क्यों दिया आपने? क्या होता है जब आप फैमिली मेडिसिन करते हो, एक तो इजी एंट्रेंस है, यू कैन मेक इट इजीली कंपेयर टू ऑर्थोपेडिक्स या सर्जरी एंड ऑल। दूसरा चीज़ है मोर फैमिली सेंट्रिक, तो एज अ आई ऑलवेज बीन लाइक जो भी आप काम करो थोड़ा एक फैमिली लाइफ बैलेंस होना ज़रूरी है। तो उस समय आपका दिमाग एक दिशा में बस चलता है कि हाँ मेडिसिन करना है तो करना है, चाहे वो रात को 4 घंटे सो या कुछ भी करो, करना है। मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं यूके की जो इंडिया में हमको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए आपके हिसाब से? वहाँ का हेल्थ सिस्टम भी काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, एंड इट्स फ्री। फर्क नहीं पड़ता आप किस बैकग्राउंड से हो, सबको समान ट्रीटमेंट मिलता है। ऑब्ज़िन गायनी स्पेशली एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें एक तरह फीमेल फीमेल डोमिनेंस है। तो यहाँ पर भी अगर मैं पेशेंट को रेफर करती हूँ, जैसे प्रीनेटर केयर के लिए, डिलीवरी के लिए गया, दे ऑलवेज से कि वी वांट टू सी अ लेडी डॉक्टर। मेजॉरिटी, आई थिंक at least 80% of women will say we want to see a lady physician. 20% will be okay with everything. आप क्या सबसे अच्छा कुक करती हैं? तो मैं पनीर की डिशेस अच्छी बनाती हूँ और मुझे मैक्सिकन फूड बहुत पसंद है। तो मैं मैक्सिकन जो होता है ना खाना, से टाकोस हैं और क्विज़ेरियाज हैं, वो सभी मैं बनाती हूँ, पर मैं इंडियन प्रेफर करती हूँ घर में। तो आप मेडिसिन के अलावा संगीत के लिए समय कैसे निकालते हैं और कैसे मैनेज करते हैं इसको? म्यूजिक तो ऐसा है कि इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट गोज विद एवरीथिंग एल्स। जैसे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, काम करते हैं, वैसे ही म्यूजिक भी चलता है। एक लाइन तो गाइए इसकी। एक लाइन, सिलसिला ये चाहत का मैंने बुझे नहीं दिया। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस। एक गलत प्रोफेशन में है आप। आप जो है ना, आपको अभी उल्टी कहानी है कि पेशेंट को पेट दर्द हुआ, सीधा वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास पहुंच रहा है वो, कि मुझे राइट राइट। जबकि वो वजह कुछ मामूली वजह भी हो सकती है। Abdominal pain can be an ovarian cyst, right? It can be a GI cause, it can be a colorectal cause, right? तो ये सब जो वर्कअप है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो सारे टेस्ट करेगा आपके, फिर आपको बोलेगा अच्छा आप कुछ नहीं, अब तुम ऑब्ज़िन के पास जाओ। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आपके हिसाब से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय हुआ है, अभी बहुत प्रिविलेंट होता जा रहा है, इसका आने वाले सालों में फैमिली मेडिसिन को ये किस तरीके से बदलेगा? क्या इम्पैक्ट डॉक्टर्स पे इसका हो सकता है? एक चीज़ तो है कि पेशेंट्स के पास अब नॉलेज बहुत बढ़ गया है, तो वो एआई से पढ़ के आ जाते हैं कि मुझे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब तो चैट जीपीटी में अगर आप जाइए, आप सिम्टम डालिए 3-4, वो आपको पूरा लिटरेचर दे देता है। इट टेक्स 30 सेकेंड। आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट जब एम्बुलेंस में है, सस्पेक्टेड एमआई, जब तक वो ईआर पहुंचे उससे पहले आपको उसको बहुत सारी दवाइयाँ दे देनी चाहिए। यू शुड नॉट वेट फॉर हिम टू बी एट ईआर, बिकॉज देयर शुड बी अ ट्रेन्ड पर्सन विद हिम, ही विल सेव हिज लाइफ इन नेक्स्ट 40 मिनट्स। देखा होगा इंडिया में 24 लाख के आसपास स्टूडेंट जो है नीट की तैयारी करते हैं। 24 लाख के आसपास बच्चे तैयारी करते हैं, तो तकरीबन 1.25 लाख के आसपास सीटें हैं, 50,000 सीट ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट सीट्स हैं। आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इन लोगों को? तो मैं देखिए, हमारा जैसे होता है ना, हमारा काम है। नमस्कार दोस्तों, आज व्हाइट कोट क्रॉनिकल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं कनाडा से डॉक्टर ज्योति ललवानी रावत, जिन्होंने भोपाल में अपना जीएमसी भोपाल से अपनी मेडिकल की पढ़ाई शुरू की थी, यूके में ट्रेनिंग किया है और अभी कनाडा में जो है फैमिली फिजिशियन के तौर पे काम कर रहे हैं। इनकी कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की प्रोफेशनल जर्नी नहीं है, बल्कि एक जुनून, संघर्ष और संतुलन की कहानी है। बहुत कुछ डॉक्टर ज्योति ने जो है वो यहाँ तक पहुँचने के लिए किया है। तो आज उनकी ही जवानी हम उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ज्योति, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। सो थैंक यू जितेंद्र, थैंक्स फॉर हैविंग मी आपके प्लेटफॉर्म पे, एंड it's so nice to see you after so many years, even though it's virtually. And thanks for bringing me here, and congratulations for your work. क्योंकि मुझे पता है हमारे जो बाकी मेडिकल कॉलीग्स हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट स्ट्रीम में आप काम कर रहे हैं। यू एंटरप्रेन्योर, यू रन दिस बायो मेंटर, इजंट इट? जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। हाँ, अभी सबसे पहले हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आप अभी कनाडा में कहाँ काम कर रहे हैं, किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं आप? प्राइवेट प्रैक्टिस से या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हैं आप?
या सो मैं कनाडा में फैमिली डॉक्टर हूँ अभी। और यहाँ पे जो है हेल्थ सिस्टम मोस्टली गवर्नमेंट रन होता है, जिसको हम बोलते हैं ओंटारियो हेल्थ का प्रोग्राम। ओहे बोलते हैं, ओंटारियो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, जो एक तरह का इंश्योरेंस लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। तो मैं टोरंटो में प्रैक्टिस करती हूँ, सेंट्रल टोरंटो में जो हमारा एरिया है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ यॉर्क। तो या आई बीन वर्किंग फुल टाइम फैमिली डॉक्टर यहाँ पर, एंड आई एम वर्किंग विद माई हस्बैंड हु इज ऑल्सो फैमिली फिजिशियन, यू नो हिम। तो वी आर बोथ इन वन ऑफिस। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं कि भोपाल में आपका पूरा बचपन गुजरा है, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो भोपाल की आज भी आपकी सोच और आपकी वर्ल्ड व्यू में जो है वो अभी भी इनकॉर्पोरेटेड है, जो प्रभावित अभी भी करती है, अभी भी आप उनको कैरी कर रहे हैं? तो आई एम बोर्न इन भोपाल, आई वॉज रेज्ड इन भोपाल। तो मेरी जो पूरा स्कूलिंग भोपाल में हुई है, मैं बैरागढ़ में रहती थी। मेरी स्कूलिंग भोपाल से है, मेरा मेडिकल स्कूल भी भोपाल से है। तो यू कैन कॉल मी अ प्रॉपर भोपाली इफ यू लाइक। So, भोपाल इज टोटली ingrained in me. एंड यू नो, बहुत सारे लोग शायद भोपाल के बारे में जानते नहीं हैं कि बहुत सुंदर जगह है भोपाल। हमारे पास बहुत सारे लेक्स हैं, हिल्स हैं, एंड वी हैव लॉट ऑफ कल्चर एक्चुअली, यू नो। मैं भोपाल को रिमाइंड करती हूँ हमेशा एज अ कल्चरल सिटी। यू नो, इट्स अ सिटी ऑफ पोएट्स, इट्स अ सिटी ऑफ म्यूजिक एंड कल्चर। एंड एक होता है ना, हर कोई वेस्टर्नाइज होना चाहता है, यू नो, वेस्ट की तरह बनना चाहता है। तो आई थिंक भोपाल होल्ड्स दैट वैल्यू कि हम कल्चर से जुड़े रहना चाहते हैं। तो इट्स विद इन मी टोटली। वो मेरा क्वेश्चन ये था कि भोपाल की कौन सी ऐसी हैबिट है जो बड़ी यूनिक है, जो अभी भी आप भी कैरी करते हैं? बड़ा मुश्किल सवाल है ये। आई थिंक भोपाल के लोग कैसे होते हैं, सोशल होते हैं शायद, है ना। आई थिंक आई एम स्टिल सोशल, आई लाइक टू मीट पीपल, आई लाइक टू हैव पीपल अराउंड। एंड देन अगेन कल्चर, आई विल से आई एम टोटली कनेक्टेड टू जो मेरी होता है ना, म्यूजिक है, आर्ट है, उससे वो भी मुझे लगता है मुझे कहीं ना कहीं वहां से मिला है। दूसरा ये है कि जैसे कि लोग अलग अलग स्पेशलिटी में जाते हैं, कोई ऑर्थोपेडिक्स में जाता है, कोई गायनिक में जाता है। आपने फैमिली मेडिसिन को ही प्रायोरिटी क्यों दिया आपने? या सो हम जब इंडिया में थे, फिर जब मैंने अपना मेडिसिन ख़त्म किया तो वी मूव टू यूके, आई थिंक आपको पता है। तो यूके में जो है ऑप्शन होता है कि आप कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। तो कुछ चीज़ें जो मेरे दिमाग में थी, एक तो था पीडियाट्रिक्स, फैमिली मेडिसिन या फिर इंटरनल मेडिसिन। क्या होता है जब आप फैमिली मेडिसिन करते हो, एक तो इजी एंट्रेंस है, यू नो, यू कैन मेक इट इजीली कंपेयर टू ऑर्थोपेडिक्स या सर्जरी एंड ऑल। दूसरा चीज़ है मोर फैमिली सेंट्रिक। तो एज अ यू नो, आई ऑलवेज बीन लाइक, जो भी आप काम करो थोड़ा एक फैमिली लाइफ बैलेंस होना ज़रूरी है, कि मैं घर आ सकूँ शाम को, बच्चों को समय दे सकूँ या फैमिली को टाइम दे सकूँ, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट लेट नाइट ईआर शिफ्ट्स एंड ऑल दैट। तो एक वो था दिमाग में, दैट वाज वन ऑफ द रीजन। अच्छा, ये बताओ ज्योति कि आप यदि डॉक्टर नहीं बनती, हम लोग के साथ जब मेडिकल एंट्रेंस हुआ करता था बहुत टफ था, गिनती या की मतलब बहुत ही लिमिटेड सीट्स पूरा ऑल ओवर एमपी में थी। या मान लीजिए आपका सिलेक्शन मेडिकल में नहीं होता, तो अच्छा। सेकंड क्या ऑप्शन था आपके दिमाग में, क्या करते? सो ये बड़ा मुश्किल सवाल है यार, क्योंकि यू नो जब हम छोटे थे तो पेरेंट्स बस बोलते थे ये तीन चीजें हैं तुम्हें करनी है ना, ये है मेडिकल है, इंजीनियरिंग है। तो यू नो दो चार ही चीजें ऑप्शन थी। अब बहुत स्पेक्ट्रम है, अब देयर इज सो मच चॉइस लाइक किड्स हैव, राइट। तो उस समय आपका दिमाग एक दिशा में बस चलता है कि हाँ मेडिसिन करना है तो करना है, चाहे वो रात को 4 घंटे सो या कुछ भी करो, करना है। एंड एज यू सेट सीट्स लाइक, हमारे टाइम में 200 सीट थी, हाँ, 5 मेडिकल कॉलेज थे। बहुत कम। उन 200 में कितने हजारों लोग, शायद 20-25 हजार लोग, शायद और भी ज्यादा, आपको पता होगा एग्जैक्टली कितने अप्लाई करते हैं। तो बहुत मुश्किल था। पर अगर मैं नहीं होती तो मैं क्या करती, थोड़ा ऑब्वियसली सिंगिंग की वजह से मैं आर्ट सिंगिंग, आई नो इट्स नॉट, फैमिली वोंट एक्सेप्ट इट, यू नो, पेरेंट्स नहीं बोलते तुमको सिंगर बनना है। दे वुड नॉट एक्सेप्ट इट एज सच, बट probably that be something in my mind, something to do with literature, art, music. Yeah. दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि
जब हम मेडिकल कॉलेज में होते हैं तो बहुत सारी यादें बनती हैं। यहाँ पे बहुत सारा 4.5 साल पढ़ते हैं, फिर 1 साल इंटर्नशिप करते हैं। Yeah. तो वैसे में ऐसी कोई पर्टिकुलर मूवमेंट जहाँ पे आपको लगा हो कि जो आज भी आपके दिमाग में है ना, डॉक्टर सपन से मिलने के अलावा, ठीक है वो तो है ही एक इंसिडेंस। राइट। तो उसके अलावा कोई। मुझे मुझे जो सबसे ज्यादा एक चीज याद आती है वो है कि जब हमारा फर्स्ट ईयर का मेडिकल स्कूल था, तो आप आते हो डरे डरे से रहते हो। हमारे टाइम में हम थोड़ा संभल के रहते थे बिकॉज सीनियर्स होते थे, जूनियर्स होते थे। यू हैव टू बी वेल बिहेव्ड। एंड देन मुझे याद है वी वर इन दैट वेल बिहेव्ड जोन, बिहेविंग एंड बीइंग नाइस एंड गुड पर्सन एंड ऑल दैट। एंड सडनली मेडिकल हमारे जो होते हैं ना, कॉलेज के यूनिवर्सिटी के फंक्शन होते हैं, दिसंबर में होते हैं या कभी, हाँ अब 1 महीने के लिए चलते हैं, आपको याद होगा। हाँ मतलब भोपाल में तो मुझे लगता है वो 1 महीना इज लाइक कार्निवल, लाइक गाना म्यूजिक डांस सब कुछ चलता है। और मुझे याद है मैं फर्स्ट ईयर में थी और वो अच्छे से वेल बिहेव वाइट सूट में आना पड़ता था, चोटी करनी पड़ती थी उन दिनों। तो और हमारा म्यूजिक इवेंट होते थे, तो मैंने पहली बार जब गाना गाया था तो लाइक आई गॉट फर्स्ट प्राइज, लाइक इन सोलो में, फिर डुएट में, फिर गजल नाइट में, उस सब में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। तो आई वाज लाइक सडनली लाइक in the limelight, which I couldn't handle because I wasn't ready for it. But it was a fond memory because it connected me to so many people. People started to see me something other than just medical, student. That was lovely. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके प्रोफेशन को लेकर है कि Mhm. भारत में मिली ट्रेनिंग और यूके में आपका जो अनुभव है, इन दोनों में आपने क्या बड़ा अंतर महसूस किया? भारत में और यूके में, तो भारत में मैंने इंडिया में बहुत कम काम किया है जितेंद्र, सिर्फ मैंने इंटर्नशिप की थी, राइट। और मेरा पूरा जो काम है, बट आई अंडरस्टैंड द सिस्टम, इंडिया का जो मेडिकल सिस्टम है, इट्स आधा प्राइवेट है, काफ़ी हद तक कुछ गवर्नमेंट है। यूके का जो हेल्थ सिस्टम है जिसको हम एनएचएस बोलते हैं, नेशनल हेल्थ सिस्टम, वो पूरी तरह से पब्लिक फंडेड है। तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है। और वो सबको समान है, चाहे आप कोई भी हो, अपर ये बड़ा क्लास, मिडिल होता है क्लास, कि मिडिल क्लास। जो जो जी। आप टैक्स पे करते हैं उस टैक्स के बदले आपको वेस्टर्न कंट्री में वैल्यू मिलता है, इन अच्छा, टर्म्स एग्जैक्ट। ऑफ स्कूलिंग, इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल। जैसे कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो इंडिया में है वहाँ पे तो हार्डली कोई व्यक्ति जा सकता, मतलब बहुत ही जो है मतलब पुअर, या हम ये बोले कि बहुत ही मजबूर लोग जा पा रहे हैं वहाँ पे, और ओवर क्राउडेड है ऑलरेडी वो सब के सब। तो हाँ हेल्थ जी। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत भारी फर्क है। मतलब मुझे जो मैंने खुद जॉन हॉपकिंस में देखा, मैंने अलग अलग जगह जाके देखा मैंने कि बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन जी। मुझे ये लगता है कि आपने यहाँ इंटर्नशिप के दौरान भी आपने हॉस्पिटल में देखा होगा। तो मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं यूके की जो इंडिया में हमको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए आपके हिसाब से? तो यूके का हेल्थ सिस्टम बहुत स्ट्रक्चर्ड है। मुझे लगता है वहाँ की जो मेडिकल ट्रेनिंग है वो भी बहुत स्ट्रक्चर्ड है, और वहाँ का हेल्थ सिस्टम भी काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। एंड इट्स फ्री, राइट, फेयरनेस है। फर्क नहीं पड़ता आप किस बैकग्राउंड से हो, सबको समान ट्रीटमेंट मिलता है। उसका ये नहीं डिसाइड करती कि आपको क्या इलाज मिलेगा बेस्ड ऑन आप किस स्टेटस से बिलोंग करते हो। और एक एथिकल फ्रेमवर्क मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी हेल्थ सिस्टम में, कि एथिक्स को इनकॉर्पोरेट करना, जिससे सबको समान ट्रीटमेंट देना, किसी को ओवर ट्रीट नहीं करना, किसी को अंडर ट्रीट भी नहीं करना, है ना। और ओपननेस कम्युनिकेशन में, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, क्योंकि कोई भी हेल्थ सिस्टम हो उसके लिए यू नीड अ इंफ्रास्ट्रक्चर ना, यू नीड अ गुड हॉस्पिटल, यू नीड इक्विपमेंट्स। सो दैट्स समथिंग वी कैन इंक्लूड। तो इसका मतलब तो ये है कि मतलब ओवरऑल मुझे लगता है कि हमारी कंट्री में भी जो है, चूंकि मुझे लगता है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हमारा, इसलिए भी या, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को उस लेवल तक डेवलप नहीं कर पाते। तो राइट। मैं आपको पूछूंगा कि इंडिया में जब आप पढ़ रहे थे, मेडिकल में स्कूल में थे और इंटर्नशिप आपने किया, तो ऐसे कौन से क्लिनिकल अप्रोच थे जिनका आपने यूके में भी इस्तेमाल किया और आपको मतलब लगा कि दिस कुड बी, मतलब मैं जो कर रही हूँ वो बेहतर कर रही हूँ मैं, और मुझे कभी कभी होता है ना, कुछ चीजें हम लोग अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं इंडिया में देखते हैं तो कुछ चीजें हम देख के, इतना पेशेंट होता है देख के समझ जाते हैं। या, यूके में तो मतलब मैं यही पूछूंगा कि कौन सी ऐसी चीज सीखी थी आपने इंडिया में जो यूके में भी आपको काम आई, आज भी आपको फैमिली प्रैक्टिस में काम आती है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। मुझे लगता है इंडिया में एक तो हम क्रॉनिक डिसीज जो है ना काफ़ी देखते हैं, राइट, क्योंकि हमारे इंडिया में डायबिटीज़ बहुत प्रिवेलेंट है, हार्ट डिजीज़ बहुत प्रिवेलेंट है। तो
एक तरह से वो हमने इतना देखा होता है इंडिया में, और दूसरा इन्फेक्शियस डिजीज, राइट? तो आपका जो एक स्पेक्ट्रम होता है डिफरेंशियल, जिसको कहते हैं ना, कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है किसी हेल्थ इशू का, आई थिंक हम लोग का ज्यादा होता है, क्योंकि हमने इंडिया में भी देखा है, हमने यूके में भी देखा है, राइट? तो इट मेक्स इट अ बिट मोर वाइडर, आई थिंक। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप इंडिया से यूके गए, फिर यूके से आप कनाडा गए, तो कल्चरल लेवल पे डिफरेंसेस जो आपने देखा होगा, क्योंकि आपके आपके बच्चे भी साथ में हैं, है ना? तो वो, तो आपको क्या लगता है, मतलब कल्चरल डिफरेंसेस जो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, आपको लगता है क्या चीजें ऐसी है जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, क्या चीजें हमें जो अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए? कभी दिमाग में क्वेश्चन आता है ऐसा ये? तो यू मीन वेस्टर्न सोसाइटी की क्या चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए, वो? हाँ मतलब अच्छा। तो एक तो मुझे हमेशा लगता है एथिकल फ्रेमवर्क, यस। मतलब जरूरी नहीं है कि, अब ऐसा नहीं है कि एथिकल फ्रेमवर्क इंडिया में नहीं है। मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ सब बहुत ही अच्छे लोग हैं, एंड दे आर वेरी वेरी नाइस। इट्स जस्ट थोड़ा बहुत उसको इम्प्लीमेंट करना। ट्रांसपेरेंसी जिसको कहते हैं ना, कि आप पेशेंट को अगर डायग्नोसिस है कि this is a suspected cancer, that doesn't mean it's a suspect. You tell them, right? Instead of withholding the information, एक चीज वो। दूसरा, मुझे लगता है फेयरनेस भी, सबको समान ट्रीटमेंट देना, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, राइट? एक दूसरा चीज वो। बाकी आई थिंक हमारे इंडियन सिस्टम में बहुत सारी अच्छी बात है जो हम यहाँ लेके आ सकते हैं, ऑनेस्टली आई फील। अच्छा, ये तो चलो, आप तो भोपाल में पले बड़े हैं ना, तो वहाँ का वेदर तो मैंने भी देखा हुआ है कि मतलब बहुत एक्सट्रीम नहीं होता है। वहाँ बारिश भी अच्छी होती है, ठंड भी ठीक ठाक पड़ता है, गर्मी भी ठीक अच्छा खासा पड़ता है आजकल तो, है ना? लेकिन कनाडा तो एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन पे, ठंड जो है कनाडा का तो वर्ल्ड फेमस है। तो मतलब पहली बार जब आप कनाडा शिफ्ट हुए थे तो वहाँ इतनी जम के ठंड पड़ी, तो कैसे, मतलब कैसा रहा आपको, कैसा लगा? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको सुनाती हूँ। कि हम लोग जब पहुंचे कनाडा, हम लोग आए थे 2017 में, जनवरी के महीने में, राइट? तो वहाँ पीक ठंड होती है अभी यहाँ पर। और उस साल थोड़ा और भी ज़्यादा ठंड थी, उस साल टेम्परेचर वाज लाइक -17 -20, ऐसे 24 वैसे वाला टेम्परेचर था, जो पहली बार मैंने देखा है। तो हम पहुंचे यहाँ, एक छोटे से हमने शुरू में एक अपार्टमेंट लिया, और थोड़ा खुद को समझ रहे थे, पर व्हेन यू गो आउट, लाइक आपकी नाक जो है बिल्कुल लाल पड़ हाँ। जाती है। फिर दूसरे दिन मेरे बच्चों को स्कूल का एडमिशन था, और उनको स्कीइंग के लिए जाना था। तो हम इंग्लैंड से आए थे, वहाँ इतना स्कीइंग नहीं होता, और यहाँ आते से उनको स्कीइंग शुरू करना था। तो वो भी बड़ा एक अच्छा तजुर्बा था कि उनके लिए स्की गियर खरीदना। स्की का गियर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो Especially- हमें पता भी नहीं था कि उनके लिए क्या खरीदना है, क्या चीज। तो कनाडा बड़ा इंटरेस्टिंग था सर्दियों का एक्सपीरियंस। और वॉक पे जाना में बड़ा मजा आता था, एकदम सब ठंडा हो जाता था, नाक, बाल सब ठंडे हो जाते थे। तो इट वाज स्वीट, इट वाज वेरी नाइस एक्चुअली, क्योंकि यू सी एक्सट्रीम वेदर, यू सी समर से लेकर अच्छे, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है यहाँ वेदर में, कि पहले समर होता है, फिर फॉल आता है जो अभी फॉल का सीजन है, एंड देन यू गो टू द विंटर। इट्स क्वाइट नाइस। तो अभी जैसे आप दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर हैं, तो कैसे वर्क लाइफ कैसे बैलेंस करते हैं, बच्चों को कितना टाइम दे पाते हैं? वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है जितेंद्र। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने वो एस्टैब्लिश किया है कि हमको कितना काम करना है, कितना कब फिनिश करना है। तो यूजुअली मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ, मैं शुरू करती हूँ 8 बजे के आसपास, और मैं 4 साढ़े 4 बजे काम ख़त्म करती हूँ। फिर मैं बच्चों को घर लेके आती हूँ, तो वर्क लाइफ बैलेंस इज गुड। एंड आई थिंक फैमिली मेडिसिन में होना एक, वो भी एक एडवांटेज है कि आप अपने क्लिनिक को कर सकते हैं। पर एक एडवांटेज ये भी है, क्योंकि हम दोनों फिजिशियन हैं, जैसे मैं कभी नहीं हूँ, सैटरडे को मैं काम करती हूँ दोपहर के 4 बजे तक, तब सपन होते हैं बच्चों के साथ। तो ऐसे एक आपस में भी हमने को बैलेंस किया है। अच्छा, ये बताओ कि ड्यूरिंग मेडिकल कॉलेज फॉरेन जाने का सोच रखा था, या ये बाद में सोचा आपने? आपको लगता है आपका डिसीजन सही था? उस समय मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। पर क्या होता है, जब आप प्री मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे होते हो, मतलब जो अपने प्री पीजी की तैयारी कर रहे होते हो, तब आप लाइब्रेरी में बैठे होते हो, राइट? और आप पढ़ाई कर रहे होते हो, तो हर तरह के लोग मिलते हैं, एंड दैट्स प्रोबब्ली व्हेन आई फर्स्ट मेट, प्रॉपरली मेट लॉट ऑफ पीपल। क्योंकि यूजुअली मैं डे स्कॉलर थी, स्कूल आती थी, काम पे कॉलेज आती थी और घर चली आती थी। एंड देन आई sat in the library for hours and hours and got to meet people. So I met few people who were preparing for MLE, few were preparing for PLAB,
और हमने प्री पीजी भी एग्जाम दिया ही था सब लोगों ने, राइट? तो उसकी भी हम और तैयारी करने, सेकेंड ईयर में भी वी वर प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो वी वर कीपिंग ऑल द ऑप्शंस, पर नहीं, अर्ली स्टेजेस में दैट वाज नॉट एन ऑप्शन। या लगता है कि सही डिसीजन था बाहर आने का। um, बैलेंस है, कुछ मामलों में सही था, कुछ मामलों में नहीं था। क्योंकि जैसे अब मैं मिस करती हूँ फैमिली को, पेरेंट्स को मिस करती हूँ, दीदी को मिस करती हूँ। और जो वहाँ पे फैमिली इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब आई मिस अ लॉट। पर फिर क्या हुआ, कुछ सालों के बाद मेरा एक भाई ऑस्ट्रेलिया में है, अभी मेलबर्न में है। मेरा एक भाई कैलिफोर्निया में है। और मेरी एक सिस्टर है जो यूएस में, इंडिया में है। हाँ, तो मतलब फैमिली फैमिली जो है ना, आपकी वैसे ग्लोबल हम ग्लोबल सिटीजन बन गई फैमिली आपकी। पूरा एक कॉन्टिनेंट के चार दिशाओं में पहुंच गए हम। तो इन अ वे मैं यूएस में अपने भाई को मिल लेती हूँ क्योंकि वो नजदीक में है। पर इट वाज अ मिक्स डिसीजन, आई हैव टू से, या मिक्स फीलिंग्स। चलिए एक पर्सनल क्वेश्चन करते हैं कि आपकी शादी आपके हम्म। बैचमेट से हुई है, तो हम्म। वो जब आप पहले तो ये बताओ कि आप किस ईयर में मिले थे। बहुत से लोग जानना चाहते हैं, अपने बैचमेट भी जानना हम्म। चाहते हैं कब आप मिले या थे। और दूसरी बात है कि आप उस पूर्वाहा से लेके आज तक का सफर जो है उसमें आप कितना एक दूसरे को आप लोगों ने कोऑपरेट किया और कैसा रहा ये। राइट। सो सपन से मैं एक्चुअली, हम लोग बैचमेट तो थे ही शुरू से, पर बहुत कम इंटरेक्शन हुआ। बिकॉज समहाउ इट जस्ट हैपेंड दैट वी वर नॉट ऑन द सेम वेवलेंथ और सेम पेज, वट एवर यू कॉल इट। तो मेरा इंटरेक्शन एक्चुअली सपन से बहुत लिमिटेड था। और पहली बार जब मेरा इंटरेक्शन हुआ वो था जब हम लखनऊ गए थे। एक एस जी पी जी आई का एग्जाम होता है, आपको पता होगा, राइट? एक, राइट, तो उसमें हम लोग पहली बार, मैं हम लोग एक फ्रेंड थी हमारी, कल्पना करके, आई डोंट नो वेदर शी इज अराउंड, कहाँ पर, बहुत टाइम से मैं इंटरेक्ट नहीं हुई है उसके साथ। वो कल्पना। लखनऊ में थी। कल्पना। कल्पना शर्मा, इफ यू रिमेम्बर। तो कल्पना जो है लखनऊ की थी और हम एस जी आई पी जी आई एग्जाम देने गए थे। और पहली बार एक्चुअली आई मेट सपन एट हर प्लेस। And he's one guy I actually never, honestly, never paid attention to. And that's the first time actually I had an interaction with him, and a bit of more detailed interaction. And I just realized that, what? He gives an impression of being this really, casual, easygoing guy, but he's very deep. He has some intellectual side to him. तो पहली बार हमारा उस वहाँ इंटरेक्शन हुआ, फिर हम लाइब्रेरी में बैठे थे, थोड़ा और पढ़ाई के बहाने आई गॉट टू नो हिम बिट बेटर। या तो कैसा रहा कॉपरेशन तब से लेके अब तक। So, you know how two people are always very different. हमारे वैल्यूज सिमिलर हैं, जो कहते हैं ना, हम दोनों लिबरल्स हैं, वी क्लास अस लिबरल इन माइंडसेट। पॉलिटिकल व्यूज हमारे बहुत लिबरल हैं। और हमारा जो इंक्लिनेशन है वो भी लेफ्ट लीनिंग है, इक्वालिटी, फेयरनेस एंड ऑल, वी टॉक अबाउट दैट। पर काफी चीजों में हम अलग भी थे, बिकॉज यू नो हाउ डिफरेंट फैमिलीज रेस्ड किस डिफरेंटली, और आप दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हो, राइट? पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, द वे यू कैरी योरसेल्फ इज डिफरेंट। तो समय के साथ हम दोनों बहुत बदले हैं। आई हैव चेंज ट्रिमेंडसली एंड ही हैज, विच फॉर गुड, कहते हैं ना, यू मीट समवेयर इन बिटवीन। सो बट ही हैज बीन ऑलवेज बीन एनकरेजिंग, जैसे चाहे म्यूजिक को लेकर, ही हैज ऑलवेज बीन बाय माय साइड। या सपन के जो पैशन है, आई सपोर्ट हिम थ्रू दैट। सो या। ये कि जैसे इंडिया में महिला डॉक्टर जो होती हैं, लेडी डॉक्टर जो होती हैं, मतलब आप देख पाएंगे कि वो गायनेक में से बहुत सक्सेसफुल हैं। पर कई सारे फील्ड में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं पर वो लैग कर जाती है। मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ उसको लेके, या। हो सकता है मेरा थोड़ा ट्यूबुलर विजन है उसको लेके, लेकिन मैं देख पाता हूँ कि शहर के जो बड़े डॉक्टर्स हैं, जो गायनेक के अलावा जो है, वहाँ पे बहुत कम आपको लेडी डॉक्टर देखने मिलेंगी इंडिया में। या। मतलब हाँ दे आर जी। वर्किंग, दे आर डूइंग गुड, दे आर अर्निंग गुड, पर एक नाम और फेम जो होता है ना, तो कहीं हम्म। ना कहीं मुझे लगता है कि पेशेंट का यहाँ पे जैसे सर्जरी हुआ, कुछ हुआ, बड़ा सर्जरी हुआ, तो वहाँ थोड़ा हम्म। सा जो है ना, गायनिक छोड़कर थोड़ा सा, हम्म। पता नहीं, लोगों का एक दिमाग माइंड सेट का ही कुछ प्रॉब्लम है ना। तो ये हम्म। चीजें, क्या मैं सही हूँ जो मैं बता पाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। और दूसरा है कि क्या फॉरेन में ऐसा है, आपने कुछ चैलेंज ऐसा फेस किया बाहर। हम्म। सो ऑब्ज़िंगाइनी स्पेशली एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें एक तरह फीमेल फीमेल डोमिनेंस है। तो यहाँ पर भी अगर मैं पेशेंट को रेफर करती हूँ, जैसे प्रीनेटर केयर के लिए, डिलीवरी के लिए वगैरह, दे ऑलवेज से कि वी वांट टू सी अ लेडी डॉक्टर। मेजोरिटी, आई थिंक, एटलीस्ट 80% of women will say we want to see a lady physician. 20% would be okay with everything. But we have some extraordinary male surgeons. मतलब
जो मेल ऑब्स्टेट्रिशियन है, मैं जिनको जानती हूँ, आई थिंक दे डिलीवर द केयर प्रॉब्ली बेटर और इक्वली गुड। मुंबई में भी सेम चीज है। लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ दूसरी तरफ, मैं पूछ रहा हूँ, मान लो कार्डियोथोरेसिक सर्जरी की बात करें हम, हम्म। जो है वो रीनल इम्प्लांट की बात करें, कुछ बड़ी या अलग तरीके से जो गायनिक से अलग है, तो वहां पे या क्या पोजीशन है वहां पे? यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स भी हैं। आई नो सम रियली गुड ऑर्थोपेडिक सर्जन। फीमेल सर्जन्स भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी बहुत हैं। मतलब बाकी स्पेशलिटी में इतना डिस्क्रिपेंसी नहीं है। पर ऑब्ज़िन गायनी में आई सी मोर वुमेन या एंड दे प्रेफर मोर फीमेल्स दैट समहाउ। मेरी क्लिनिक जैसे है, आप अगर देखें तो मेरी क्लिनिक में 60% 70% और वुमेन। ओके। सो जब मैं क्लिनिक में जाती हूँ, मेरे पास 2 या 3 मेल पेशेंट होंगे आउट ऑफ लेट्स से एक दिन में 25 पेशेंट या 30 आप पेशेंट आप देखती हूँ। आप इंडिया में नहीं है, यहाँ पे तो 70% मेल ही होते अच्छा। यार। दूसरा ये मेरा क्वेश्चन ये था कि इंडिया और कनाडा में, जैसे आपके बच्चे से कनाडा में रह रहे हैं ना, यूके में रहे, कनाडा में रहे, तो मतलब आप ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बच्चों को टीच करते हैं, बताते हैं कि इंडियन कल्चर में ये है, बच्चों को तो कोशिश करते हो कि उन बच्चों में वो इंडियन कल्चर में वो चीजें उनमें आ सके, ऐसा क्या? तो बहुत ज़रूरी है, राइट, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो हमारा इंडियन कल्चर है वो बहुत यूनिक है और बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ जो हमें अपने बड़ों से मिले हैं या बच्चों को हम दे रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है देना, क्योंकि यहाँ पे उनको बहुत सारा एक्सपोजर है, राइट। इनफैक्ट एक्सपोजर इंडिया में भी है, आई वुड से नाउ डेज, राइट। पर यहाँ पे दे हैव मोर ओपन माइंड सेट बिकॉज दे लिव विद किड्स हु आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। सो जैसे मेरे बच्चे हैं, उनको वी गो टू मंदिर एवरी संडे। हर संडे वो हमारे सब मंदिर जाते हैं। जाते वक्त बोलते हैं वी आर नॉट रिलीजियस एंड ऑल दैट। सो आई टेल देम, वी आर गोइंग फॉर नॉट फॉर रिलीजन, वी आर गोइंग जस्ट टू हैव अ कम्युनिटी, वो एक स्पिरिट होना और टू अंडरस्टैंड द कल्चर। सो आई नेवर टेल देम कि हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम रिलीजियस हैं। बट हाँ। व्हेन दे कम बैक, तो उनका एक माइंडसेट डेफिनेटली अलग होता है। तो मेरे बच्चे बॉलीवुड मूवीज देखते हैं, इंडियन खाना पसंद करते हैं, दे ड्रेस अप फॉर सारे ओकेजन्स के लिए। अब जब आपने या इंडिया की बात की, तो आप बताइए कि आप क्या सबसे अच्छा कुक करती है, बच्चे क्या पसंद मैं करते, किस मेरी खासियत क्या है? कुछ चीज़ें मैं अच्छी बनाती हूँ। मैं पनीर की डिशेस अच्छी बनाती हूँ और सारी इंडियन स्टाइल कुकिंग। और मुझे मैक्सिकन फूड बहुत पसंद है, तो मैं मैक्सिकन जो होता है ना खाना, जैसे टाकोस हैं और क्विज़ेरियाज हैं, वो सभी मैं बनाती हूँ। पर मैं इंडियन प्रेफर करती हूँ घर में। या दूसरा ये है कि आपके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, तो आप मेडिसिन के अलावा संगीत के लिए समय कैसे निकालते हैं और कैसे मैनेज करते हैं इसको? क्योंकि ये बहुत, मैंने देखा है कि आपके फेसबुक में सब जगह पे बहुत पैशनेट है आप म्यूजिक को लेके, सबको लेके, तब तो वो चेहरे पे झलकता है कि मतलब यू लव दैट म्यूजिक, है ना? तो कैसे टाइम मैनेज करते हैं आप? म्यूजिक तो ऐसा है कि इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। इट गोज विद एवरीथिंग एल्स। जैसे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, काम करते हैं, वैसे ही म्यूजिक भी चलता है। तो कोशिश करती हूँ मैं रोज थोड़ा बहुत गाऊं, चाहे वो 15 मिनट के लिए क्यों ना हो। और फिर वीकेंड में मुझे जब भी मौका मिलता है या संडे को ट्राई करती हूँ मैं रिकॉर्ड करूँ। क्योंकि म्यूजिक के लिए समय निकालना पड़ता है। वो एक ऐसा आर्ट है कि यू हैव टू प्रैक्टिस, राइट। दिन भर की थकान के बाद में, काम करने के बाद में, स्ट्रेस रिलीवर के रूप में आप म्यूजिक का यूज करते हैं? इट्स अ वेरी गुड डिस्ट्रैक्शन। म्यूजिक जो है ना, अगर आपके दिमाग में खाली जगह है तो कुछ चीजों से भर जाएगी। यहाँ तो वो पेशेंट ने क्या बोला, उसने क्या किया, ऐसे क्या हो रहा है, उसकी जगह वो जगह जो है ना म्यूजिक ले लेता है। तो इन अ वे इट्स हेल्दी फॉर एक क्वेश्चन मुझे एवरीवन। मेरे दिमाग में अचानक से आया कि ये बताइए कि आप कौन से दौर के गाने पसंद करते हैं? एक होता है ना 70s 60s, कुछ लोग होते हैं 90s 2000। अभी आजकल के गाने तो समझ में नहीं आते, मेरे को तो नहीं आते समझ में कि क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कुछ वो आज हिट है तो कल पता ही नहीं चलता कहाँ गया गाना वो। तो आप किस दौर के गाने पसंद करते हैं और कौन आपकी फेवरेट जो है वो प्लेबैक सिंगर है? तो ऑफ कोर्स मैं बचपन से तो लता जी को सुन के बड़ी हुई हूँ। और उसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मेरी मम्मा थोड़ा बहुत गुनगुनाती थी, राइट। एंड शी हैड अ गुड टेस्ट फॉर म्यूजिक एंड सो डिड माय डैड।
तो मेरे पापा मुझे एक्चुअली, उनका बहुत बड़ा हाथ है मुझे म्यूजिक के लिए ग्रूम करने में। तो इनफैक्ट भोपाल में जितने भी कॉन्सर्ट होते थे, चाहे वो इवन क्लासिकल म्यूजिक, लाइव म्यूजिक, इंडियन सेमी क्लासिकल, गजल, हम सब में साथ जाते थे, मैं और मेरे डैड। तो ही इज अ बिग वन बिहाइंड। पर ऑफ कोर्स ओल्ड सॉन्ग आर इनवैल्यूएबल ना, वो एवरग्रीन है, वो कहीं जाएंगे नहीं। जो लता जी के गाने हैं, मदन मोहन के कॉम्पोजिशंस हैं, ये सब। पर 70। मुझे 70s 80s या अभी जो म्यूजिक है ना, कुछ अच्छा भी हुआ है। जैसे इफ यू सी अरिजीत, श्रेया है ना, यू नो, स्पेशली श्रेया घोषाल, लाइक बिकॉज बीइंग अ फीमेल सिंगर, आई लिसन टू हर, देयर इज सम रियली गुड म्यूजिक स्टिल। और इंडिया में बहुत टैलेंट है, लाइक आप यूके में या कनाडा में कभी ऐसा हुआ कि आप किसी गैदरिंग में गए हो और वहां पे अचानक से गाने का मौका मिला हो किसी ने और आपने माइक लेके गाया हो, तो उसके बाद फिर पूरा पब्लिक जो है वो एकदम पता है कि जो इंडियन डॉक्टर्स की कई बार गैदरिंग होती है ना, तो वो एकदम पूरा फॉरेन वाले को समझ में आ नहीं रहा कि क्या हो रहा है। तो कभी ऐसा हुआ है? जहाँ तक परफॉर्मेंस का सवाल है, मैंने फॉर्मल परफॉर्मेंस भी किए हैं। जैसे एक रॉयल कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिशियन है लंदन में, वहाँ पर एक बार मुझे गाने के लिए बुलाया था। तो मैं वहाँ पे गाया था, मैंने अपने एक कॉलीग के साथ, वो पीडियाट्रिशियन थे। तो हम दोनों ने कुछ परफॉर्मेंस दी थी। जहाँ तक गाना है, यहाँ पर हर जगह, एवरी गैदरिंग वी सिंग। जो भी हमारी गेट टुगेदर होती है, उनमें हम गाना गाते हैं। और यहाँ पर स्टेज इवेंट्स भी काफ़ी करती हूँ मैं। साल में एक आध इवेंट तो होता ही है जो मैं परफॉर्म करती हूँ। तो इट गोज हैंड इन हैंड। आई डोंट नो कितनी वाहवाही मिली या मेरा परफॉर्मेंस कैसा था, पर आई परफॉर्म या। अभी तक कोई कोई म्यूजिक एल्बम बनाया है आपने? मेरा एक सोलो रिलीज हुआ था अभी लास्ट ईयर, अमित मिश्रा के साथ। अच्छा। तो अमित मिश्रा इज अ रिनाउंड फेमस सिंगर। उन्होंने बुलिया गाना गाया है, और हाँ। उनके बहुत भी ऐसे बहुत बड़े बड़े गाने हैं। ही सिंग्स फॉर प्रीतम को रेगुलरली एंड ऑल। तो मेरा एक ओरिजिनल रिलीज हुआ था इश्क का मांझा करके, अच्छा। लास्ट ईयर अमित के साथ। उसको कंपोज किया था राजेश अतिबर शर्मा, जो अगेन बॉलीवुड की एक पर्सनालिटी हैं। तो इनफैक्ट आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू गो एंड लिसन टू इट ऑन स्पॉटिफाई। तो स्पॉटिफाई पे जो मेरा नाम है, इट इज़ ज्योति लालवानी रावत। आई केप माई मेडन नेम देयर। एंड वहाँ पे मेरा ओरिजिनल है, जो मैंने लास्ट ईयर रिलीज किया था। और दो मेरे सॉन्ग कवर्स भी हैं वहाँ पे जो टाइटल स्पॉटिफाई का पे नाम हैं। एक बार फिर से बताएंगे आप? श्योर, मेरा जो स्पॉटिफाई पेज है, इट इज़ ज्योति लालवानी रावत। और एल्बम जो था वो था इश्क का मांझा। अच्छा। सभी ऑडियंस को बोलूंगा कि एक बार जाके जरूर चेकआउट करें, सुने। प्लीज डू। और मैं आपको गाने का लिंक भेजूंगी, यू कैन पुट इट इन योर डिस्क्रिप्शन। तो मतलब आप देखिए, इतनी सारी बातें हैं, तो अभी आगे भी मेरे पास क्वेश्चंस की एक लिस्ट तो है अभी से। लेकिन हम चाहेंगे कि आपका आज के दौर का सबसे मनपसंद गाना कौन सा है आपका? आज के दौर का बड़ा मनपसंद गाना, बड़ा मुश्किल है यार ये सवाल, कितने सारे अच्छे गाने हैं आजकल तो। अम, जो भी अचानक से आपके जेहन में आया हो अभी। आपने वो गाना सुना है हंसी बन गए? हाँ। तो वो अभी मुझे अभी बहुत पसंद सुनेंगे, है। अभी सुनेंगे आपसे। एक लाइन तो अच्छा। सुनेगा। एक लाइन तो सुनने का बनता है। वो अच्छा है। और कौन से, कई सारे, सिलसिला ये चाहत का जो भंसाली के जो द कंपोजिशन, दे आर क्वाइट रिच, ऑल दोस। एक लाइन तो आपको गुनवाना चाहिए ना। हम्म। एक लाइन तो गाइए इसकी। एक लाइन, अरे, इस पे। हम्म, कोशिश करती हूँ मैं। सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया, हो, हम्म, सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया, ओ पिया ये दिया ना बुझा है ना बुझेगा, मेरी चाहत का दिया। थैंक यू। आप आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दिस। बताओ कि एक गलत प्रोफेशन में है आप। आप जो है ना, आपको जो है वो गलत जगह पे आप आगे, आपको जीएमसी में नहीं होना चाहिए था। अच्छा ये बताइए मेरे को कि कई सारे लोग हैं ना, जैसे इंडिया में है ना, इंडिया में जब जैसे फैमिली मेडिसिन में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं,
मैंने क्या किया, मैंने एमबीबीएस करने के बाद मैंने भी फैमिली मेडिसिन में पीजी किया हुआ है, मास्टर्स ऑफ मेडिसिन किया है, सीएमसी बेल्लोर से किया मैंने। मैंने एक चीज गौर की कि फैमिली मेडिसिन को इंडिया में लोग जनरल प्रैक्टिस, जीपी, मतलब वो होता है ना एकदम बेसिक समझते हैं। यहाँ पर इंडिया में अभी भी फैमिली मेडिसिन एक स्टेब्लिश स्पेशलिटी के रूप में इसको वो नहीं उभरा है, और अभी बहुत भारी सीधा पेशेंट स्पेशलिस्ट के पास जाता है, सुपर स्पेशलिस्ट को अप्रोच करता है वो, जबकि फैमिली फिजिशियन जो होता है वो ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखता है और पेशेंट को ट्यूबुलर अप्रोच से नहीं देखता वो। एग्जैक्टली। तो इंडिया या में तो फैमिली मेडिसिन को सेट होने में भी कम से कम 2 डिकेड का समय और लगेगा, जो मैं देख पा रहा हूँ। जी। जो सेट जो है, जब जब ये यंग बच्चे जो बड़े होंगे, जब ये सोचेंगे इस बारे में, तो मुझे लगता है तब शायद कहीं गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी, तब कुछ होगा। तो हम्म। मतलब आपको क्या लगता है कि जैसे आप लोग तो खैर यूके में तो एनएचएस का बहुत जबरदस्त सिस्टम है, कनाडा में भी अच्छा मेडिकल सिस्टम है, तो फैमिली मेडिसिन में ऐसी क्या भ्रांति है जो जो इंडिया में जो जिस कारण से ये स्पेशलिटी के रूप में उभर नहीं पा रहा है, आप क्या सोचते हैं? आई थिंक फैमिली मेडिसिन जो है वेस्टर्न कंट्रीज में, एज यू सेड, इट्स अ स्पेशलिटी, राइट? तो जैसे कार्डियोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक्स है, फैमिली मेडिसिन इज अ स्पेशलिटी। और उसकी 3 साल की आपकी सेपरेट ट्रेनिंग होती है। यस। ऐसे ईआर मेडिसिन भी है जो एक स्पेशलिटी है। तो समहाउ इंडिया में वो एक स्पेशलिस्ट माइंडसेट बहुत ज़्यादा है। तो इवन जैसे मेरे पापा हैं, ही स्टिल डजंट एक्सेप्ट फैमिली मेडिसिन एज अ स्पेशलिटी। ही थिंक्स कार्डियोलॉजी स्पेशलिटी है, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी है। पर फैमिली मेडिसिन एक्चुअली इज अ वेरी यूनिक थिंग, बिकॉज ऐसे बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो। तो जो एक सही डायग्नोसिस का जो वो एक अप्रोच होती है ना, वो फैमिली मेडिसिन में बहुत स्ट्रांग है। आपने भी बिकॉज जो देखा, 60s के 70s के मूवी देखे होंगे आपने। उस मूवी हम्म। में जब कभी घर में कोई बीमार पड़ता था तो डॉक्टर साहब आते थे एक बैग लेके, और जी। देख के बोलते थे नहीं इनको सब ठीक है, इनको पहाड़ों पर ले जाओ। तो वो एक पहले की पुरानी मूवीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो फैमिली है। मेडिसिन का कॉन्सेप्ट जो है ना, 70s में, 60s 70s में फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे। देर आर सर्टेन राइट। डॉक्टर जो फैमिली डॉक्टर थे, फैमिली उनको दिखाती थी और उनके रेफरेंस पे ही वो कहीं और जाया करते थे। एग्जैक्टली जैसे एग्जैक्टली। 80s 90s में जब थोड़ा सा कमर्शलाइजेशन बढ़ा, उसके बाद जो है वो ऐसा हुआ कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बढ़ने लगे, तो सीधा जी। पेशेंट स्पेशलिस्ट के पास पहुंचने लगा। अभी उल्टी कहानी है कि पेशेंट को पेट दर्द हुआ, सीधा वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास पहुंच रहा है वो, कि मुझे राइट राइट। हाँ, जबकि वो वजह कुछ मामूली वजह भी हो सकती है। जी जी। समहाउ इंडिया में तो ये थोड़ा सा दिक्कत का काम है। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं बात। लेकिन आपको क्या तो लगता जो इसका एक एग्जांपल जैसे एब्डोमिनल पेन है, राइट? एब्डोमिनल पेन कैन बी एन ओवेरियन सिस्ट, है? राइट? इट कैन बी अ जीआई कॉज, इट कैन बी अ कोलोरेक्टल कॉज, राइट? तो ये सब जो वर्कअप है, जब आप, मुझे याद है जब आप एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो सारे टेस्ट करेगा आपके, फिर आपको बोलेगा अच्छा आप कुछ नहीं, अब तुम ऑब्जिंगानी के पास जाओ। वेरएज इफ यू गो टू फैमिली फिजिशियन, क्योंकि मेरी जो ट्रेनिंग थी वो थी ईआर मेडिसिन में, 6 महीने ईआर, 6 महीने मेडिसिन, 6 महीने ऑब्जिंगानी पीडियाट्रिक्स मेडिसिन, और एक दो और ब्रांचेस। तो जब मेरे पास पेशेंट आता है, मैं उसका पूरा वर्कअप करती हूँ। मैं उसका अल्ट्रासाउंड करती हूँ, एब्डोमिनल स्क्रीन करती हूँ, फीकल ऑकल्ट टेस्ट करती हूँ, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स देखती हूँ, इवन सीलेक स्क्रीन का टेस्ट करती हूँ, बोलती हूँ यू नो व्हाट, तुमको सीलियक डिजीज है, यू शुड गो टू गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। या मैं पेशेंट को बोलती हूँ तुमको ओवेरियन सिस्ट है, यू शुड गो टू। तो एक्चुअली पीपल डोंट रियलाइज दैट यू आर वेरी पावरफुल। फैमिली डॉक्टर्स आर एक्सट्रीमली पावरफुल। एंड वो जो है ये रिकग्नाइज होता है वेस्टर्न सोसाइटी में, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग बहुत जगहों पे हुई है। तो आपका एक्चुअली गाइडेंस जो है वो एक सही दिशा में जाता है फिर। तो होपफुली इंडिया में वो चेंज हो जाएगा। आई होप मैंने सो। गौर किया कि जैसे मैंने फैमिली मेडिसिन में किया, पीजी किया, उसके बाद मैंने जब डायबिटोलॉजी को स्पेशलिटी के रूप में चुना मैंने, तो मेरे को बड़ा भारी फायदा मिला, मुझे फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट होने का बड़ा फायदा मिला। क्योंकि अभी राइट। कई बार पेशेंट को बोलता हूँ नहीं तुमको ये नहीं, तुमको पहले ये करो, ठीक है ना, उसके बाद एग्जैक्टली बात करेंगे। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जो प्रिवेंटेटिव केयर बोलते हैं हम उसको, वो प्रिवेंटेटिव केयर का इम्पोर्टेंस हम समझ सकते हैं, राइट? अच्छा, ये बताइए मुझे कि आपके हिसाब से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय हुआ है, अभी बहुत प्रिविलेंट होता जा रहा है, डिजिटल हेल्थ हो गया, इसका आने वाले सालों में फैमिली मेडिसिन को ये किस तरीके से बदलेगा? क्या इम्पैक्ट डॉक्टर्स पे इसका हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? एक चीज़ तो है कि पेशेंट्स के पास अब नॉलेज बहुत बढ़ गया है। तो वो एआई से पढ़ के आ जाते हैं कि मुझे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो इन अ वे कम्युनिकेशन थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि पेशेंट्स के अंडरलाइंग अवेयरनेस और एंजाइटी दोनों बढ़ गए।
एक तो वो है, अगर सही तरह से यूटिलाइज करें तो हो सकता है उसका हम सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे पेशेंट एजुकेशन प्लेटफॉर्म बना सकते हैं एआई यूज करके। लोग पूरे वेबसाइट क्रिएट कर देते हैं एआई के थ्रू। एआई डज एवरीथिंग, एआई डू बॉडी मास इंडेक्स, फिर टेल देम कि इस खाने में इतना प्रोटीन है, इस एज के हिसाब से तुमको ये खाना चाहिए, आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो यू कैन यूज इट वेल। बट वी हैव टू बी अवेयर कि डजंट गेट मिस यूज्ड। और वो एक केयरफुल रहना जरूरी है। यस। मैं जो देख पा रहा हूँ, जो आपने बाल बोला कि पेशेंट आजकल एजुकेट होकर आता है, बहुत कुछ जानता है। मेरे पास ही पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो नहीं है, मुझे कहीं कैंसर तो नहीं हो रहा, ये तो नहीं। तो मेरे सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई देखो, तुम मुझे अपनी बीमारी बताओगे, मैं डायग्नोस करके तुम्हारा इलाज करूंगा तो 2,000 रुपीज फीस लूंगा। तुम गूगल की जानकारी दोगे और फिर डायग्नोस करवाओगे तो 5,000 रुपये फीस लूंगा। तो दे फर्स्ट लाफ एंड दे स्टॉप टॉकिंग अबाउट गूगल, क्योंकि That's a very good idea. इतना सारा डेटा निकल के उनके पास आता है कि उनको लगता है सर कैंसर भी तो हो सकता है, इसका सिम्टम हाँ, दे हैव। मतलब बॉम्बे में तो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो वो कागज वागज लगा लेके इतना लंबा पर्ची लेके आते हैं या तो। या अब तो चैट जीपीटी में अगर आप जाइए, आप सिम्टम डालिए तीन चार, वो आपको पूरा लिटरेचर दे देता है। इट टेक्स 30 सेकेंड। तो वो इट्स नॉट इजी। अच्छा, यदि हम आपको जो है इंडिया लाकर आपको हम हेल्थ मिनिस्टर बना दें, हम्म। मान लो ऐसा हो कि आप इंडिया आए, इंडिया में आपको जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री मिल जाए आपको, तो आप इंडिया में सबसे पहले क्या ऐसा चेंज करना चाहेंगे जिससे हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर जाए? तो मुझे लगता है इंडियन हेल्थ सिस्टम में बहुत डिस्क्रिपेंसी है, राइट? डिस्क्रिपेंसी मतलब एक शहर में तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, कहीं पर कुछ भी नहीं है। तो जो वर्क फोर्स है, एक वर्क फोर्स को प्रिपेयर करना कि वो हर तरफ केटर करे, रूरल भी करें, सिटी में भी करें, पैरामेडिक भी हों। क्योंकि गांव में जो है, अगर आप देखें, फैमिली मेडिसिन को आप प्रमोट कर सकते हो। दे कैन बी द फर्स्ट लाइन। प्लस यू कैन हैव ट्रेन पैरामेडिक्स जो बहुत कुछ सिखा सकते हो आप उनको, वो भी एक वर्क फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। हैविंग अ गुड इमरजेंसी केयर, क्योंकि इमरजेंसी केयर इज काइंड ऑफ देयर बट इट्स हैphazard। यस। आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट जब एम्बुलेंस में है, सस्पेक्टेड एमआई है, जब तक वो ईआर पहुंचे उससे पहले आपको उसको बहुत सारी दवाइयां दे देनी चाहिए। यू शुड नॉट वेट फॉर हिम टू बी एट ईआर, बिकॉज देर शुड बी अ ट्रेन पर्सन विद हिम। ही विल सेव हिज लाइफ इन नेक्स्ट 40 मिनट्स। सो मैं रूरल मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन को प्रमोट, इमरजेंसी मेडिसिन, पैरामेडिकल वर्कफोर्स, दोज आर द फ्यू थिंग्स। यस, मैंने यूएसए में देखा है, तुर्की में देखा है, इवन मैंने थाईलैंड में देखा है कि पैरामेडिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वहाँ की एम्बुलेंस से पेशेंट को लेकर आने के लिए नहीं होती, वो ट्रीट ना, करके चलते हैं पूरा वो। काफी। एग्जैक्टली। या आपके एब्सोल्युटली। हिसाब से कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम ज्यादा अच्छा है कि यूके का ज्यादा अच्छा है? आप क्या अच्छा मानते दोनों जगह का अच्छा है। हैं? थोड़ा वन और टू रैंकिंग देना हो तो? बड़ा मुश्किल है ये। कनाडा इसलिए थोड़ा बेहतर है क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। ओके। रिसोर्सेज इस तरह से ज़्यादा हैं कि यहाँ पे एक्चुअली इंटरफेस है, गवर्नमेंट भी है और काफ़ी हद तक आउटसाइड द गवर्नमेंट भी है। जैसे नॉट क्वाइट प्राइवेट, बट देर आर लॉट ऑफ फ्रीडम। जैसे बहुत सारे रेडियोलॉजी लैब हैं, बहुत सारे ब्लड टेस्ट की जगह हैं, तो पेशेंट को वेट उतना नहीं करना पड़ता इन्वेस्टिगेशन में। स्पेशलिस्ट के लिए फिर भी वेट करना पड़ता है। पर कम से कम इन्वेस्टिगेशन बेटर है कनाडा में। यूके में प्रेशर बढ़ गया था क्योंकि सब कुछ ही गवर्नमेंट दे रही थी। तो थोड़ा एक इंटरफेस ज़रूरी है। जैसे मेरा भाई मेलबर्न में है, ऑस्ट्रेलिया में। आई नो, मैं क्वेश्चन में आपका नहीं है। वहाँ का हेल्थ सिस्टम में और भी अच्छा इंटरफेस है कि वहाँ जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं ना, वो बहुत अच्छे लेवल पे हैं। प्राइवेट और नॉन प्राइवेट बराबर है। तो वो भी एक अच्छी बात है, उससे वेटिंग टाइम कम होते हैं। और तो आई लाइक वहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम बहुत। दूसरा ये है कि कई डॉक्टर्स के मन में होता है कि फॉरेन जाना जाना चाहिए हमको भी, एमबीबीएस करने के बाद या पीजी करने के बाद। तो शुरुआती स्ट्रगल जो है, कई लोगों को लगता है कि हमने प्लैब निकाला, एमएलए निकाला, हमारा लाइफ सॉर्टेड हो गया है। तो शुरुआती स्ट्रगल्स एक्चुअली होते हैं, क्या होते हैं? तो मतलब आप क्या बोलेंगे तब? स्ट्रगल बहुत होता है जितेंद्र, काफी अच्छा खासा स्ट्रगल होता है। क्योंकि एक फॉरेन कंट्री में जब आप जाते हो, बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर होता है कि आपको एग्जाम्स भी देने हैं, आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना है खुद को, राइट? हो सकता है पीछे फैमिली है, उनको भी सपोर्ट करना हो। टाइमलाइन है, क्योंकि ऑलरेडी आपने 10 साल इंडिया में लगाए हैं या 7-8 साल जितने भी,
तो यहाँ पे आपको समय पे रेजिडेंसी मिलना और बहुत मुश्किल है रेजिडेंसी मिलना जो है आईएमजीज के लिए। इट्स वेरी वेरी हार्ड। मिल सकता है पर आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि इट्स नॉट अ इजी पाथ। यू हैव टू कीप अप्लाइंग अप्लाइंग डू द एग्जाम्स फाइनेंशियली यू हैव टू सपोर्ट योर सेल्फ एंड यू विल मेक इट। ऐसी बात नहीं है पर इट्स नॉट इजी। दूसरी चीज़ ये भी है कि व्हाट आर यू गोइंग टू अचीव। आपको ये भी पूछना है कि मैं हासिल क्या करना चाह रहा हूँ। अगर मैं इंडिया में हूँ, मैं बहुत वेल अर्निंग हूँ, वहाँ मेरे पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, रिस्पेक्ट है, और मैं एक दूसरे देश में जा रहा हूँ, इज इट कंपैटिबल? आई एम नॉट श्योर। अर्निंग्स हैं पर आई नो मेरे इंडिया में जो कॉलीग्स हैं दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, राइट? हाँ, एक चीज सो और भी होती है कि जैसे हम डॉक्टर फॉरेन जाने का सोचते हैं तो उनके दिमाग में झट से आता है यूएसए, यूके, कनाडा, हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। आपके या हिसाब से, आप चूंकि आप लोग तो कई सारे कंट्री देखे भी हैं, घूमे भी हैं आप, तो आपके जी। हिसाब से कौन से और कंट्रीज हैं जहां पर इंडिया के डॉक्टर्स की डिमांड अभी भी है, और वो भी कंपेरेटिवली कनाडा, यूके, यूएसए की तुलना में आसानी से वहां सेट हो सकते हैं? राइट। जहाँ तक मुझे पता है यूके इजी था अंडरग्रेड के लिए। अंडरग्रेड मतलब आपने पूरा एमबीबीएस किया, फिर आपने प्लैब पार्ट वन पार्ट टू वगैरह किया, और फिर आपने वहाँ का रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया। ये तब की बात है पर बहुत समय पहले। कनाडा में बहुत मुश्किल है अ, आपको एज ए इंटरनेशनल ग्रेजुएट रेजिडेंसी मिलना। शायद 15% करीब लोग मैच होते हैं इंडिया से, 10-15% करेबियन ये सब कंट्री से। जो आयरलैंड से आते हैं उनका मैच रेट थोड़ा बेटर है, या यूके से आते हैं 20-30%, बिकॉज उनको लगता है ये हमारे लेवल का एजुकेशन सिस्टम है, राइट? तो इट इज़ हार्ड आई हैव टू से, बट इट्स अचीवेबल। इट्स अ परसिवरेंस कि आप करते रहिए एंड एक टाइम में इट यूके में बी इजियर आई थिंक। इसके अलावा कौन सी कंट्रीज हैं? जर्मनी, स्पेन या कोई दूसरी कंट्री की बात करें? मुझे उनका नहीं पता। मैंने कभी सुना नहीं है कि वहाँ पे ओपन डोर पॉलिसी है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर भी है, राइट? यूरोप कंट्रीज में जर्मन अगर आप जा रहे हैं तो आपको जर्मनी आनी चाहिए, जर्मन आनी चाहिए जर्मनी में। फ्रांस में आपको फ्रेंच फ्लुएंट होना चाहिए। तो आई डोंट थिंक देयर आर मेनी कंट्रीज अदर देन दिस इंग्लिश स्पीकिंग। बहुत सारे बच्चे जो है वो इंडिया में नीट, अभी आप देखा होगा इंडिया में 24 लाख के आसपास स्टूडेंट जो है नीट की तैयारी करते हैं। जो हाँ मेडिकल जी। एग्जाम सिंगल हो गया है, पहले हम लोग के समय में एम्स अलग होता था, एमपी जी। पिमटी लगता, सीबीएसई पिमटी लगता, अभी एक ही एग्जाम होता है, नीट ओके। एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ट्वेंटी या। फोर लाख के आसपास बच्चे तैयारी करते हैं, तकरीबन 1.25 लाख के आसपास सीटें हैं, 50,000 सीट ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट सीट्स हैं। तो आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इन लोगों को कि एज ए डॉक्टर, चूंकि आपने तो पूरा इतना समय देखा है मेडिकल प्रोफेशन में, कि कई बच्चों को जी। लगता है कि मेडिकल में नहीं हुआ तो लाइफ खत्म है, कई को ऐसा लगता है, कई लोग को लगता है कि मेडिकल में हो गया है तो अब कुछ और नहीं करना, सब कुछ बढ़िया है। तो मतलब आपके या। दिमाग में क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इनको? पास है सो उनके लिए, मैं नहीं पास हो उनके लिए भी? जी, तो मैं देखिए, हमारा जैसे होता है ना, हमारा काम है मेहनत करना और परसिवियर करना। परसिवियर करने को, परसिवियरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कि कोई आपने शुरू किया उसको आप परसिवियर करिए। हाउएवर देयर इज हैज टू बी सम डिग्री ऑफ बीइंग प्रैग्मेटिक, मतलब प्रैक्टिकल होना। कि आपने अगर मेडिकल एग्जाम 2 बार दिया और नहीं हुआ, या मान लीजिए आपको हिम्मत है 3 बार भी दिया, तो आपके लिए वो चीज़ नहीं है। आपको भगवान ने किसी और अच्छी चीज़ के लिए बनाया है। मैं मान के चलती हूँ डेस्टिनी। डेस्टिनी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपको एक चीज़ के लिए बनाया गया है। ज़रूरी नहीं है वो मेडिकल हो सकता है आप हेल्थ मिनिस्टर बन जाइए, आप सारे डॉक्टर्स को रन कर सकते हैं, आप में वो पोटेंशियल हो। यू नो और यू कैन बी अ बायो इंजीनियर जो बेस्ट ड्रग निकाल दे, डायबिटीज के लिए। तो Yes. वो एक हताश नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है जीवन में सबसे जरूरी चीज़ है हताश नहीं होना। क्योंकि वो जो एक एज है ना, वो बहुत प्रेशर वाली एज होती है कि स्टूडेंट्स पे बहुत प्रेशर है। तो डोंट जस्ट गेट नर्वस। दैट्स व्हाट आई विल से। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज्योति, आज बहुत सारी बातें की हम लोगों ने, बहुत कुछ जाना भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को है ना इंडिया में बाहर का लाइफ, बाहर की चीज़ों के बारे में जानने का बहुत मन करता है कि कोई डॉक्टर से हम बात कर लें, कनाडा से, यूके से, यूएसए से, है ना। तो एक लोगों के दिमाग में बना है कि डॉक्टर है तो मतलब उसको लोग इंडिया में दो चीजें हैं, या तो वो उनको सर्विस प्रोवाइडर ही मान रहे हैं उसको वो, या उसको भगवान के बाद मान रहे हो, जबकि डॉक्टर भी एक ट्रेंड प्रोफेशनल है। मैं हमेशा कहता हूँ
कि डॉक्टर्स आर ट्रेंड प्रोफेशनल्स, दे आर डूइंग देयर जॉब, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना सब कोशिश पूरी कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम है आपको बचाना। दे आर ट्राइंग हम्म। देयर बेस्ट। वो इंटेंशनली कभी गलत नहीं करते हैं। जैसे अभी इंडिया में एक केस हुआ कि कफ सिरप लिखा डॉक्टर ने कोई, और कफ सिरप से जो है पेशेंट के किडनी फेलियर हुआ, क्योंकि वो कुछ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का कफ सिरप था। तो राइट। डॉक्टर आर नॉट द मैन्युफैक्चरर, दैट्स जस्ट या। फैक्ट कि मेडिसिन उनके सामने आया जो भी था, वो उन्होंने एक ब्रांड लिख दिया। दिस इज द रोल ऑफ हम्म। द गवर्नमेंट कि वो क्वालिटी का उसका जो सर्टिफिकेशन, मतलब मेडिसिन मार्केट में सब्सटेंट कैसे आ गया। तो मतलब या। मुझे कई बार लगता है कि डॉक्टर इंडिया में सॉफ्ट टारगेट भी बन जाते हैं कई बार। कई बार जी। लोग उसको अति सम्मान देते हैं। मैं इस व्हाइट कोट क्रॉनिकल्स में, मेरा मतलब ये कि आप डॉक्टर्स के सारे ह्यूमन एस्पेक्ट को जाने। आप डोंट ट्रीट देम एज ए गॉड, ठीक है ना। डोंट एग्जैक्टली। ट्रीट देम एज ए कंज्यूमर एंड कस्टमर रिलेशनशिप, ऐसा भी मत करके आप कंज्यूमर हैं वो सर्विस प्रोवाइडर है। यू हैव टू जी। ट्रीट देम लाइक लॉयर, जैसे बाकी प्रोफेशन होते हैं ना। तो मतलब आपको क्या लगता है कि वाकई में जो मैं कह रहा हूँ वो बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, क्योंकि मेडिसिन इज नॉट ब्लैक एंड वाइट, राइट? मेडिसिन ब्लैक एंड वाइट नहीं है। तो पेशेंट्स को ये पहले दिन से समझ में आना चाहिए कि कुछ चीज़ें फिक्स हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती हैं, और ट्रीटमेंट के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। पीपल डाई फ्रॉम कीमोथेरेपी, राइट? वी नो दैट, एंड दैट हैपन्स नॉट बिकॉज यू डन समथिंग टू देम, इट्स जस्ट हाउ द बॉडी रिएक्ट्स टू इट, राइट? तो वो एक समझ होना ज़रूरी है। रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर Yes. मुश्किल है, राइट? या। मतलब मुझे वही लगता है कि ना कि एक जैसे मेडि तो ये मैंने जो व्हाइट कोट क्रॉनिकल्स जो सीरीज शुरू किया है, इसमें सिर्फ कि डॉक्टर्स के, आप पूरे हॉस्पिटल को जाने, आप उनको 360 डिग्री में आप देखें कि वो कैसे रहते हैं, कैसे स्ट्रगल किया, कैसे सर्विस जी। करते हैं, उनके ह्यूमन एस्पेक्ट भी जी। बहुत सारे होते हैं। तो जी। आई थिंक वहाँ पे एक ओपन कम्युनिकेशन भी जरूरी है गेतिन, ऐसे कि जब पेशेंट आता है उसको बोलना कि देखो ये इलाज है, इतना परसेंट चांस है ठीक होने का, इतना नहीं, दवाई के साइड इफेक्ट हैं। पर ये जो कफ मिक्सचर वाला है वो तो प्योर, इट्स नॉट अ डॉक्टर्स इशू एट ऑल, राइट? तो मैंने एक चीज और भी गौर की, मैं आपको बताऊंगा कि जिससे मैंने देखा है कि पेशेंट जो होते हैं ना, यदि एक डॉक्टर उनको सब्र के साथ सुन लेता है, जी। केयरफुल लिसनिंग, हमको सिखाते हैं फैमिली मेडिसिन में कि क्या बोल रहा या। है, क्या आपको उससे कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। जी। एवरी जी। पेशेंट कह रहा है वो सब कुछ सच नहीं है, उसमें से कुछ कंक्लूजन निकालने हैं आपको, ठीक है। जी। जी। मैंने जो डायबिटीज की प्रैक्टिस में महसूस किया कि जितना पेशेंट कह रहा है आपसे, आप उसको सुन रहे हैं, सुनने के बाद आप उसको फिर आप बात कर रहे हैं रोक के बगैर। तो इंडिया में एक दिक्कत क्या है कि पेशेंट लोड इतना है डॉक्टर के पास में, जो हम्म। सक्सेसफुल डॉक्टर है, तो वो पेशेंट की बात सुन ही नहीं पाते पूरी। और जी। कहीं ना कहीं वो ना सुन पाने का जो गुरेज होता है ना, वो दिमाग में रह जाता है आदमी के वो। तो ये जी। जो जी। इंडिया में जो बढ़ रहे हैं उसका कारण ये है। आपके यहाँ पे कभी आपने सुना कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ हो, हॉस्पिटल फोड़ दिया हो, ऐसी घटनाएं कनाडा में कभी सुनी है आपने? नहीं, ये तो नहीं होता, मैंने कभी नहीं सुना। ऐसा जरूर होता है, जैसे यूएस में लिटिगेशन कल्चर है, काफी स्ट्रांग है, कनाडा में इतना नहीं है, यूके में है। पर मेजॉरिटी ऑफ लिटिगेशन आल्सो हैपेंस बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे आपने कहा ना, कि कहीं ना कहीं गलती होनी है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा, क्योंकि हम लोग बहुत स्पेक्ट्रम देखते हैं। अम, और कभी कभार पेशेंट की बॉडी रिस्पॉन्ड डिफरेंटली करती है। तो कम्युनिकेशन, अगर आपका रिलेशनशिप पेशेंट के साथ अच्छा है, दे फील देयर यू बीन लिसनिंग टू देम एंड यू केयर। केयरिंग बहुत बड़ा जरूरी शब्द है। अगर उनको लगता है आप परवाह ही नहीं करते हो, तो फिर वो मौका देखेंगे, राइट, आपके ऊपर फिंगर पॉइंट करने का। अगर आपका उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा है, यू केयर फॉर देम, यू लिसन टू देम, तो दे विल, एक्चुअली दे विल फॉरगिव बिग प्रॉब्लम्स टू। तो वो सुनना, गुस्सा जो है ना, वो तभी आता है जब आपको लगता है किसी ने मेरी बात सुनी नहीं ठीक से, है ना? थैंक यू सो मच डॉक्टर ज्योति, इस बड़े इंसाइटफुल एपिसोड के लिए। और मिलते हैं फिर हम। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, Kitendra. It's absolute pleasure and thanks for having me today.